जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की शर्तों के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ आप सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आप सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। सिंघवी ने कहा कि LG यह तय कर रहा है कि किस शिक्षक को भेजना है, कैसे भेजना और कब भेजना। यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। चेन्नई हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन तमिल संस्कृति को दर्शाता एक भव्य रूप में है, जिसमें अधिकारियों द्वारा जारी की गई तस्वीरें दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे 1260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि चेन्नई हवाई अड्डे पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन 2,20,970 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में गुरुवार को 13 विपक्षी पार्टियों ने तिरंगा मार्च निकाला। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में बहुत कहती है पर उसके तहत चलती नहीं है। 50 लाख करोड़ का बजट 12 मिनट में पास किया गया। कहते हैं कि विपक्ष रुचि नहीं, लेकिन जब कभी हम बोलने के लिए उठते हैं तो वह बोलने नहीं देते। उन्होंने कहा कि मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगे और मुद्दा लेकर आए। PM खुद सदन में नहीं रहते, इस दौरान दौरे पर रहते हैं, प्रचार में जाते हैं, हर जगह जाकर कोई फीता काटते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। गवर्नमेंट स्कूलों में TGT और PGT के पदों पर भर्तियां निकली है। यह भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के जरिए 4 मई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी जारी नोटिफिकेशन में अधिक शैक्षणिक योग्यता की जानकारी कर सकते हैं। आवेदक की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए देश में शुरू की गई पेंशन योजना यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के तहत पंजीकृत मजदूरों के आंकड़े में कमी देखने को मिली। पिछले साल इस योजना के तहत देश भर में करीब 46 लाख मजदूर थे, लेकिन इस साल मार्च के आखिर तक यह आंकड़ा 44 लाख रह गया है। सरकार ने मार्च 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था और इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी है। तो आखिर क्या है इस स्कीम में पंजीकरण कराने वाले मजदूरों की संख्या घटने की वजह? UPI का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कई देशों में UPI की बहुत भी बढ़ चुकी है और इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कई देशों के साथ बातचीत कर रहा। मतलब साफ है कि भारत अब रुपये के साथ कारोबार करने के अलावा दूसरे देशों में रुपये से पर्सनल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ा दिया है। इस बारे में RBI गवर्नर ने भी MPC की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संकेत दे दिए हैं। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से गेहूं के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा के बाद भी रबी सीजन 2022 से 23 में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं उत्पादन की उम्मीद है। केंद्र सरकार के मुताबिक सीजन 2022 से 23 में 11.21 करोड़ टन गेहूं का प्रोडक्शन हो सकता है। पहले केंद्र सरकार ने अनुमान जताया था कि बेमौसम बारिश से 8 से 10% तक रबी फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे गेहूं उत्पादन में कमी आएगी। सरकार ने सीजन में 10 लाख टन कम गेहूं प्रोडक्शन की संभावना जताई थी। बीजेपी मध्य प्रदेश में खुद को असमंजस की स्थिति में पा रही है। साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच पार्टी में इस बात पर आम सहमति है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद नहीं है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी को लेकर एकमत की कमी की वजह से अभी तक चौहान सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में विभिन्न और विचित्र स्थिति देखी जा रही, क्योंकि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर यह आप पार्टी के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का गुरुवार को बचाव किया। आधार पैन लिंकिंग 31 मार्च 2022 तक फ्री थी। पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का लेट फाइन लगाया गया, जिसके बाद से 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा इस साल 30 जून से पहले आधार से लिंक न होने पर पैन डीएक्टिव हो जाएगा।
महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाए गए, यानी कि इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये बिना लाइसेंस के चल रहे। इनमें से 100 स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें स्थायी तौर पर बंद किया गया। बाकी 700 स्कूलों पर ही जल्दी कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के शिक्षा विभाग की जांच में ये जानकारी सामने आई। फिलहाल महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग इस बारे में विचार कर रहा है बाकी के 700 स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। छात्रों को मुफ्त में यूपीएससी की कोचिंग देने के लिए पंजाब सरकार राज्य में जल्द ही 10 केंद्र खोलेगी। इस केंद्र पर फ्री में यूपीएससी की कोचिंग दी जाएगी। इसकी घोषणा पंजाब सीएम भगवंत मान ने की है। उन्होंने कहा है कि इससे लाखों गरीब मेधावियों को लाभ होगा। पंजाब सीएम ने बुधवार को कहा है कि उनकी सरकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को मुफ्त कोचिंग देने के लिए 10 केंद्र खोलेगी। वह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम दी योगशाला कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में गुरुवार को कुर्मी समुदाय के विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेल और नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें जाम कर दी। इस वजह से 85 ट्रेन रद्द कर दी गई और सैकड़ों गाड़ियां भी जाम फंसी रही। कुर्मी समाज का कहना है कि हम कभी ओबीसी श्रेणी में आते हैं, हमारा मांग है कि हमें एसटी श्रेणी में रखा जाए। खड़गपुर पुलिस ने कोलकाता मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को खेमासूली में मंगलवार सुबह 6 बजे ही बंद कर दिया। आंदोलन में आदिवासी कुर्मी समाज भी शामिल हो गया है। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5000 से ज़्यादा यानी कि 5335 मामले सामने आए। यह आंकड़ा बीते 195 दिन में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले पिछले साल 23 सितंबर को 5383 मामले सामने आए थे। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 25587 हो गई। इस दौरान 13 लोगों की जान गई। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2-2 और केरल पंजाब में 1-1 मरीज की मौत हुई। केरल ने 7 पुरानी मौतों को भी सूची में अपडेट कराया है। देश में अब तक 5,30,929 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से 3 दिवसीय असम दौरे गुरुवार दोपहर बाद असम पहुंची। आपको बता दें कि हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी, असम में आपका स्वागत है। आपकी गर्मी इस उपस्थिति और आशीर्वाद पाकर हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में 31 जनवरी 2023 तक रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चित्रा गुप्ता ने जानकारी दी है कि 12 जिलों में नगरीय निकाय के कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होगा। साथ ही साथ इसी प्रकार जिला परिषद के 4 सदस्य, पंचायत समिति के 24 सदस्य, सरपंच के 48 पद उपस्थित होंगे और यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू भी हो गई है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय दर्जा मिलने में देरी के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे हैं और आपको बता दें, याचिका आप कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में हमें अगर नेशनल पार्टी का स्टेट मिल जाता तो इससे काफ़ी सहमति मिल जाती, सहूलियत। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे देश को विकसित किया जाए, शोषित की ताकत दी जाए और सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हो, चाहे वो जच्चा बच्चा योजना हो, चाहे वो मनरेगा का जो पुराना फॉर्मेट था, काम के बदले अनाज, या फिर ओल्ड एज स्कीम हो, या फिर ऐसी किसी भी योजनाएं, देवीलाल जी ने उनको अपना जीवन दिया। खासकर सोशल अपलिफ्टमेंट पर कैमरों को लेकर उनका विजन बहुत साफ था। जी हाँ, गठबंधन, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी गठबंधन रहेगा। और साथ ही साथ बहुत लोग थे जो सरकार बने हुए 3 महीने हुए थे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता PS पटवालिया पेश हुए हैं। इजरायली पुलिस ने पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में लगातार दूसरे दिन धावा बोला, जिसके बाद संघर्ष और हिंसा का दौर फिर शुरू हो गया। इजरायल की ताज़ा कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से इजरायल की ओर रॉकेट दागे गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। फिलिस्तीन रेड क्रिस्टेट के एक बयान के अनुसार हमले में कम से कम 6 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यरूशलेम इस्लामिक वक्फ ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थना करने वालों को तितर बितर करने के लिए अस्टन, प्रेग्नेंट और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनके पिता का बयान सामने आया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी ने अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि अनिल के इस फैसले ने मुझे बहुत आहत किया, यह बिल्कुल गलत कदम है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा, भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। 2014 से देश को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने आखिरी सांस तक इन प्रयासों के खिलाफ रहूंगा। डाकघर अपने ग्राहकों के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू करने के लिए जाना जाता है और ग्राम सुमगन ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना नवीनतम है। यह एक मनी बैंक योजना है जो उत्तरजीवित लाभों के साथ जीवन बीमा कवर प्रदान करती प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन नीति के रूप में पेश किया गया। एक प्रतिभागी इस योजना में अपरिपक्वता पर लगभग 14 लाख रुपये प्रतिदिन केवल 95 रुपये में जमा करके प्राप्त कर सकता है। योजना के नाम से ही स्पष्ट है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवेशकों के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण की योजना के तहत 6,000 रुपये का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त दी जा चुकी है और अब 14वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। हालांकि वही किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे जो नियम और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। जी हां, साथ ही साथ पीएम किसान योजना किस्त और हर 3 से 4 महीने के अंतराल पर डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जारी की जाती है। सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोने के भाव आज जहां नरमी है वहीं चांदी की चमक बरकरार है। सराफा बाजार में बुधवार को सोना नए ऑल टाइम्स 60,977 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है और आज यहां फिसल कर बता दें कि 4 अप्रैल को MCX पर गोल्ड 61,145 का एक नया ऑल टाइम हाई बना था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।